दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास के तीसरे अध्याय भारत के राष्ट्रवाद के बारे में, और इसका पहला खंड पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बल्कि कवर टू कवर वीडियो को देखना है। क्योंकि यदि आप वीडियो के किसी भाग को स्किप करके देखेंगे तो संभवतः आप इस कंटेंट को समझ नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्ययन भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद से अभिप्राय एक ऐसी भावना से होता है जिसके अंतर्गत किसी भूभाग में रहने वाले लोग उस जमीन के साथ लगाव महसूस करते हैं और उस लगाव के लिए अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो दोस्तों यह राष्ट्रवाद दरअसल एक भावना है, और यूरोप में यह भावना निरंकुश शासन के खिलाफ एकजुटता के रूप में सामने आई थी, जबकि भारत में यह भावना उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के रूप में सामने आई। दोस्तों इस अध्याय के नाम में जो 3 शब्द शामिल हैं, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इन तीनों ही परिघटनाओं ने भारत में राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए हम इन तीनों ही शब्दों पर अलग अलग दृष्टिपात करेंगे कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि ये 3 वे घटनाएं हैं, वे आंदोलन मान सकते हैं हम इनको, जिन्होंने भारत में लोगों में एकजुटता स्थापित करने में और साथ ही राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की यदि बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। इसे विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया के ज्यादातर देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, और इसमें पूरी दुनिया 2 भागों में बंट गई थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनका नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा था, और इंग्लैंड के साथ साथ इसमें अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश भी शामिल थे। हालांकि शुरुआत में अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, लेकिन 1917 ईस्वी में कुछ ऐसी परिस्थितियां उभर कर आ गई जिसके कारण अमेरिका को इंग्लैंड की तरफ से इस युद्ध में प्रवेश करना पड़ा। वे परिस्थितियां क्या थी दोस्तों, इसका अध्ययन हम यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ यह देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की परिघटनाओं ने किस तरह से भारत में राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे जिनका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, और इन धुरी राष्ट्रों में जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली भी शामिल थे। तो दुनिया के ज्यादातर देश इस युद्ध में शामिल हो गए थे, या तो जर्मनी की ओर से धुरी राष्ट्रों के रूप में, या फिर मित्र राष्ट्रों की रूप के ओर से अब इंग्लैंड के नेतृत्व में। अगला सवाल दोस्तों ये बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में भारत की क्या स्थिति थी। क्या भारत ने भी इस विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो कहा जा सकता है कि हाँ, भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि भारत इंग्लैंड के अधीन था, इंग्लैंड का गुलाम था, और इंग्लैंड खुद मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था। इसीलिए भारत ने इंग्लैंड के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। दोस्तों इन्हीं परिस्थितियों में जब 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, भारत प्रथम विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। उसी दौरान 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से गांधी जी का भारत में प्रवेश हुआ, और भारत के प्रवेश ने इस पूरी घटना को बड़े ही मजेदार ढंग से, रोचक तरीके से परिवर्तित किया। दोस्तों 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे, उनकी पहचान तब सिर्फ इतनी थी कि वे एक बड़े वकील बनकर वहां से लौटे थे। वो एक इतने बड़े वकील दक्षिण अफ्रीका में बन गए थे कि उनकी वार्षिक आमदनी 5000 पाउंड थी वार्षिक, और इतनी आमदनी एक बड़े वकील की हुआ करती थी। लेकिन भारतीय राजनीति में उनका जो पहली बार पदार्पण हुआ वह 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वार्षिक अधिवेशन में हुआ,
वार्षिक जो उनका एनुअल डे था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, वो 1916 में आयोजित किया गया और इसमें गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था। गांधी जी को इस सम्मेलन में जो आमंत्रित किया गया था वह इसलिए किया गया था क्योंकि वे एक बड़े वकील थे। अभी राजनेता के रूप में उनकी छवि हिंदुस्तान में स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों जब उनकी बारी आई बोलने की तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान की साधारण जनता को संबोधित करते हुए अपना भाषण दिया। उनके इस भाषण ने, इस अभिव्यक्ति ने रातों रात उनकी छवि को बदल दिया और उन्हें हिंदुस्तान के एक बड़े नेता बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका कहना था कि हम यहाँ हिंदुस्तान की जिस आम जनता के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम उनका जिक्र तक नहीं करते। अगले दिन जब समाचार पत्रों में, अखबारों में उनके ये विचार छपे तो पूरे हिंदुस्तान में उनका सितारा बुलंद होने लगा। दोस्तों 1915 ईस्वी में जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ था तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में जबरन भर्ती का कानून लागू किया हुआ था। इस कानून का मतलब यह था कि वे भारत के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य कर सकते थे और भारतीय लोग इसके लिए मना नहीं कर सकते थे। शुरुआत में उन्होंने 1917 से लेकर 1918 तक 3 छोटे छोटे स्थानीय आंदोलन चलाए जिसमें उनकी भूमिका बड़ी ही सफल रही। ये आंदोलन थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन। दोस्तों इन आंदोलनों का हम विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके लिए इन तीनों स्थानीय आंदोलनों के ऊपर एक अन्य वीडियो बनाऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि भारत में इन 3 स्थानीय आंदोलनों में सफल और सक्रिय भूमिका निभाने की वजह से गांधी जी किस प्रकार एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो सके। एक इतिहासकार है शाहिद अमीन, उन्होंने अपनी एक निबंध लिखा है गांधी का महात्म्य, गांधी एज महात्मा। इसमें उन्होंने दिखाया है कि इन 3 स्थानीय आंदोलनों ने गांधी जी को महात्मा बनने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर हम सिर्फ इन 3 स्थानीय आंदोलनों के नाम का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इन 3 स्थानीय आंदोलनों ने किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले गांधी जी को एक ताकतवर, एक आम नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनता था और उनकी समस्याओं का समाधान करने का जिम्मा उठाता था। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जिस समय 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत में प्रवेश हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, उस समय विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भारत ने खुद अंग्रेजों के अधीन एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। जब भारत में गांधी जी आए तो उन्होंने भारत के किसानों को सेना में शामिल होने के लिए मनाया। उनका मानना था कि इस समय हमें अंग्रेजों को हमारे सहयोग की जरूरत है, इसीलिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और इसीलिए उन्होंने भारत के किसानों से बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह किया और उनके इस आग्रह को लोगों ने माना भी। बहुत सारे किसान अपने खेती कार्य को छोड़कर सेना में शामिल हो गए और उनके खेतों में कार्य करने का जिम्मा फिर उनके घरवालियों ने यानी कि स्त्रियों ने उठाया। इस प्रकार पहली बार भारतीय राजनीति में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। उन्होंने उद्योगों में उत्पादन को संभाला, खेतों में जाकर फसलों को तैयार किया। इस प्रकार भारत में अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं ने पहली बार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि दोस्तों गांधी जी ने लोगों को सेना में शामिल होने के लिए आग्रह किया था, इसीलिए आम लोग उन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट के रूप में देखते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने जो अंग्रेजी सरकार को सहयोग दिया था, युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। कैसर ए हिंद एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती थी दोस्तों, जो भारत में या अंग्रेजी साम्राज्य को विश्व में कहीं भी सहयोग करने वाले लोगों को प्रदान की जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, इसी कारण अंग्रेजी सरकार ने उनको कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद है दोस्तों सत्याग्रह का विचार। दोस्तों भारत में कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी और भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो प्रवेश हुआ वो 1915 ईस्वी में हुआ। अर्थात लगभग 30 वर्ष के दौरान भारत में
राजनीति जो हुई थी उसकी दो विचारधाराएं भारत के सामने आ चुकी थी गांधी जी का प्रवेश होने से पहले। सबसे पहले कांग्रेस में उदारवादियों का दौर था। उदारवादी उन लोगों को कहा जाता था जो अपने विचारों में बड़े ही उदार थे। वे अंग्रेजी सरकार से तरह तरह के अनुरोध करते थे, याचिकाएं देते थे और भारत का शासन चलाने में उनको महत्वपूर्ण सलाह दिया करते थे। वो अपने विचारों में इतने अधिक उदार थे कि जब उनके विचारों को मानने से इनकार कर दिया जाता था तब भी वे अंग्रेजी सरकार को बार बार याचिकाएं देते थे। लेकिन 1905 के बाद परिस्थितियां बदली और उदारवादियों का स्थान गर्मपंथियों ने ले लिया। गर्मपंथी उन लोगों को कहा जाता था जो अपने विचारों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए अक्सर हिंसा या गुस्से का सहारा लिया करते थे। अगर उनकी बातों को अनसुना किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा तो अक्सर ये लोग हिंसा का प्रयोग करते थे। लेकिन जब 1915 ईस्वी में गांधी जी का प्रवेश हुआ भारतीय राजनीति में तो उन्होंने इनमें से किसी भी एक रास्ते को नहीं चुना, बल्कि इसके स्थान पर उन्होंने एक तीसरा रास्ता चुना जिसका नाम था सत्याग्रह का मार्ग। दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि हम हिंसा के स्थान पर सत्याग्रह के माध्यम से भी अपनी बातों को मनवा सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी कदम का विरोध करने का रास्ता अपनाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को दो महत्वपूर्ण हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने अनेक आंदोलनों के माध्यम से यह दर्शाया कि सत्याग्रह का इस्तेमाल करके हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 1917-18 ईस्वी में गांधी जी ने जो 3 स्थानीय आंदोलन चलाए, चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा का, तो उसमें उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो सत्याग्रह का रास्ता ही अपनाया था और तीनों ही आंदोलनों में उनकी सफलता ने यह सत्य सामने रखा दुनिया के कि सत्याग्रह के माध्यम से भी हम राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरी बात यह कि इसमें जीत भी पक्की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। इसके आगे है दोस्तों रॉलेट एक्ट। दोस्तों, 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और भारत के लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग दिया था। इसीलिए भारत के लोगों को लगता था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अंग्रेजी सरकार भारतीय लोगों को कुछ तोहफा देगी, कुछ फरमाइश देगी उनके सहयोग के बदले में। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कोई तोहफा तो दिया नहीं, इसके विपरीत उन्होंने रॉलेट एक्ट को और पास कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों ही बड़े नेता माने जाते थे जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए थे और जब इन दोनों नेताओं को इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत के लोगों में गुस्सा पैदा हो गया और उन्होंने इस गुस्से के कारण एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। शुरुआत में इसकी जो तारीख थी वह 6 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन गांधी जी ने इस 6 अप्रैल के स्थान पर 13 अप्रैल का दिन निश्चित किया क्योंकि उनका मानना था कि 6 अप्रैल को कोई छुट्टी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उनका मानना था कि यदि हमें शांतिपूर्वक धरने को सफल बनाना है तो यह आवश्यक है कि हम इसके लिए कोई ऐसा दिन डिसाइड करें जब ज़्यादातर लोग इसमें शामिल हो सकें। इसीलिए उन्होंने 13 अप्रैल का दिन निश्चित किया शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के लिए और 13 अप्रैल का जो दिन था वो बैसाखी का दिन था, छुट्टी वाला दिन था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में, शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल हो सकते थे। इसीलिए दोस्तों 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक मैदान में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जो ये जलियांवाला बाग था ये पहले कभी एक व्यक्ति थे भारतीय जल्ली नाम के व्यक्ति, यह उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था और इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन है 13 अप्रैल को वो आयोजित किया गया था। दोस्तों यह अमृतसर में स्थित है और कहा जाता है यह एक तिकोना पार्क है जिसमें प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा गेट बना हुआ था। जिस समय भारतवासी इस जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसी समय एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी
जनरल डायर ने वहां उपस्थित हुए और उन्होंने निहत्थी जनता के ऊपर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। इसके कारण दोस्तों बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत की जनता ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया और गांधी जी को जो केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को सहयोग प्रदान करने के कारण प्रदान की गई थी, गुस्से में उन्होंने अपनी इस उपाधि को अंग्रेजी सरकार को वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि नामक उनकी काव्य संग्रह के पर, उन्होंने भी अपना जो नोबेल पुरस्कार था उसको लौटा दिया। और जमनालाल बजाज, जिनको अंग्रेजी सरकार ने राय बहादुर की उपाधि प्रदान की हुई थी, उसे भी उन्होंने लौटा दिया। तो बड़े पैमाने पर इस हिंसा का विरोध किया गया। इस विरोध के कारण अंग्रेजी सरकार ने एक कमेटी बनाई इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। उस कमेटी के अनुसार इस जलियांवाला बाग में करीब 378 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन दोस्तों कांग्रेस जो थी वो अंग्रेजी सरकार की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को लेकर खुद अपनी एक कमेटी बनाई और उन्होंने खुद अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल करने का प्रयास किया। अपनी इस जांच पड़ताल में उन्होंने पाया कि इस नरसंहार में करीब 1000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसके लिए जिम्मेदार जनरल डायर को वापस इंग्लैंड भेज दिया, यह दिखाने के लिए कि अंग्रेजी सरकार जनरल डायर के इस कदम से बहुत रुष्ट है। परंतु सच्चाई यह है कि जब इंग्लैंड वो वापस लौटा जनरल डायर, तो वहां जाकर उसके सम्मान में बड़े बड़े आयोजन किए गए। उसको स्वॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नाम का टाइटल दिया गया और बड़े बड़े कसीदे उसके नाम पर गढ़े गए। ये अंग्रेजी सरकार की एक कमी रही है कि जब कभी किसी ब्रिटिश अधिकारी ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कोई कानून पास किया तो वे उसको वापस इंग्लैंड भेज देते थे, जबकि यदि इसी प्रकार का कदम कोई भारतीय उठाता था तो उसको कई बार जान से मार देने का हुक्म तक जारी कर दिया जाता था। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बस यहाँ यह जान लेना पर्याप्त है कि अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को वापस भेज दिया और जनरल डायर की पंजाब के एक अन्य सिख उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर ही हत्या कर दी थी बाद में। दोस्तों इन तमाम परिस्थितियों ने गांधी जी को एक बड़ा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए योग्य बना दिया और इसीलिए उन्होंने 1919 ईस्वी में एक आंदोलन जारी किया, लागू किया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। सवाल यह आता है कि ये इस असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या था और इसका दर्शन क्या था। दोस्तों 1909 ईस्वी में गांधी जी ने एक छोटी सी लघु पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने माना था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ नहीं है, बल्कि भारत के लोगों ने खुद अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करने में अपना सहयोग दिया है और अगर भारत के लोग इस सहयोग को हटा ले तो अंग्रेजी शासन अपने आप समाप्त हो जाएगा। और यदि समाप्त नहीं होता है तो अंग्रेजी सरकार भारत में उन सिद्धांतों के आधार पर शासन करेगी जिन सिद्धांतों को खुद भारत के लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए उनका मानना था कि जिस क्षेत्र में भी भारत के लोगों ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग प्रदान किया है, उनको उन तमाम क्षेत्रों में अब अंग्रेजी सरकार को असहयोग करना है। इसीलिए उन्होंने लोगों से स्कूल छोड़ने के लिए कहा, कॉलेज छोड़ने के लिए कहा, सरकारी नौकरियां छोड़ने के लिए कहा, वकालत छोड़ने के लिए कहा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया। और दोस्तों बड़े पैमाने पर लोगों ने उनकी इन बातों को न केवल माना बल्कि बड़े पैमाने पर उनको सहयोग भी प्रदान किया। और 1920 ईस्वी में जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ तो इस असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। इस असहयोग आंदोलन को 4 चांद तब और लग गए जब दोस्तों भारत के मुसलमानों ने भी महात्मा गांधी के समर्थन में असहयोग में खिलाफत आंदोलन चला दिया। खिलाफत आंदोलन चलाने का श्रेय भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाइयों को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हम अक्सर खिलाफत आंदोलन को गलत नजर से देखते हैं या हमें उसकी समझ पर्याप्त नहीं है। जब भी खिलाफत का नाम हमारे सामने आता है तो हम अक्सर उसका अर्थ विरोध करने के रूप में लेते हैं, जबकि खिलाफत का अर्थ विरोध करना नहीं होता, बल्कि खिलाफत का अर्थ होता है सहयोग देना, समर्थन करना।
और जब खिलाफत का मतलब सहयोग देना होता है, समर्थन करना है, तो विरोध करने को क्या कहा जाता है? विरोध करने के लिए जिस फारसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसका नाम है मुखालिफत। हुआ ये कि 1919 ईस्वी में, जब 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और तुर्की ने जर्मनी की ओर से युद्ध में भाग लिया था, तो युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई उसमें तुर्की के साथ बड़ा ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया और वहां पर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके कारण पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह लगा कि तुर्की के खलीफा के साथ यह व्यवहार इसलिए किया गया है क्योंकि तुर्की का जो खलीफा है वो युद्ध में हार गया है। इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन चलाए और भारत में तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया उसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को चलाने का श्रेय मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो अली बंधुओं को दिया गया। गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन को और असहयोग आंदोलन को आपस में जोड़ दिया। और ये उनके लिए कोई नया काम नहीं था दोस्तों, उनके लिए ये नया काम इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों को जोड़कर लड़ने का सिद्धांत वो दक्षिण अफ्रीका में जाकर कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में 1905 में उन्होंने नताल इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत में गांधी जी ने पहला बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने बड़े पैमाने पर अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद के संबंध में यह था पहला खंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।